तो दोस्तों, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सोचो, कल सुबह जब आप उठो, अपना पर्स खोलो और आपके पर्स में जो 500,000 की नोट है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। या फिर सोचो, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करे, तो एक पल में तुम अमीर से गरीब बन जाओगे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिस इंडियन रुपीस पे हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया, और आखिर वो कौन है जो डिसाइड करता है कि कितना पैसा छापना है? और हम आज की वीडियो में जानेंगे इंडियन रुपीस की पूरी कहानी। तो वीडियो में बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों, पैसा आया कहाँ से? आज जो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, लेकिन हजारों साल पहले इनमें से कुछ नहीं था। लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। अब दोस्तों, बार्टर सिस्टम होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सोचो दोस्तों, अगर आपके पास गेहूं है और आपको चाहिए दूध, तब उस इंसान के पास जाओगे जिसके पास दूध है, और वो इंसान को अपना गेहूं दोगे तो वो इंसान आपको दूध देगा। जैसे गेहूं के बदले कोई आपको दूध दे। बट लेकिन इसमें कई ज्यादा प्रॉब्लम भी है। अगर जिस इंसान को आप गेहूं दोगे, अगर उसे गेहूं की जरूरत नहीं है तो आपको दूध नहीं देगा। तो इससे कई ज्यादा प्रॉब्लम भी आती थी। इसी वजह से हमें एक कॉमन मैटर चाहिए था जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे, और वो था पैसा। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। हिस्ट्री बताती है कि लगभग 600 BCE में भारत में पहली मेटेलिक कॉइन यूज होने लगी। इन्हें कहा जाता था पंच मार्केट कॉइन। ये कॉइन गोल्ड की नहीं थी, ये कॉइन थी सिल्वर की, और इस कॉइन पर काफी ज्यादा सिंबल पंच किए जाते थे, जिसके वजह से इसे कहा जाता था पंच मार्केट कॉइन। उस वक्त इंडिया में एक नहीं कई किंगडम थी। हर किंगडम अपना अपना कॉइन बनाती थी। इसी वजह से एक जगह के कॉइन दूसरी जगह एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, जिसके कारण ट्रेड करने में बहुत सारी परेशानी आती थी। अब गाइस, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम जो पैसा होता है उसे रुपीस क्यों कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका जवाब संस्कृत लैंग्वेज में छुपा हुआ है। एक शब्द है रुपया। रुपया का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सिल्वर से बनाई जाती है। ये शब्द धीरे धीरे रुपया और फिर रुपीस बन गया। यानी आज जो हम रुपीस बोलते हैं उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। लेकिन अभी तक इंडियन रुपीस ऑफिशियल पैदा नहीं हुआ था। उसके लिए हिस्ट्री में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ भारत पर 5 साल तक हुकूमत की, लेकिन उसके बनाए हुए सिस्टम हम आज भी फॉलो करते हैं। उस राजा का नाम था शेर शाह सूरी। 1540 का साल, दिल्ली के गद्दी पर एक नया बादशाह बैठा, शेर शाह सूरी। उसने सिर्फ 5 साल तक भारत पर हुकूमत की, लेकिन उस 5 साल में उसने ऐसा रिफॉर्म किया जिसका असर आज भी है। शेर शाह सूरी ने देखा कि अलग अलग किंगडम पर अलग अलग सिक्के यूज हो रहे, कहीं तांबे के, कहीं चांदी के, जिसके वजह से व्यापार करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने एक स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रुपया। इस कॉइन का वजन लगभग 11.5 ग्राम सिल्वर होता था। सबसे बड़ी बात, इस वैल्यू को पूरे एम्पायर्स में एक ही रखा गया। यहीं से इंडियन रुपीस की असली बुनियाद रखी गई। शेर शाह सूरी के बाद मुगल एम्पायर्स आए। मुगल बादशाहों ने भी रुपया सिस्टम को ही कंटिन्यू किया। उस टाइम हमारा देश सबसे अमीर इकोनॉमी में भी एक था। सिल्क, मसाले, कपड़े, हीरे और सोना चांदी का व्यापार दुनिया भर में होता था, और हर बड़े व्यापार में रुपया एक मजबूत करेंसी बन चुका था। लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। 1600 में ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड से पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से पूरे भारत पर कंट्रोल शुरू हो गया। उस टाइम पर हमारे देश में कई सारे कॉइन भी यूज हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया कि अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो करेंसी को कंट्रोल करना होगा। कंपनी ने धीरे धीरे अपने नाम के कॉइन बनाने लगे। बाद में उन्होंने पूरे इंडिया के करेंसी सिस्टम को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की। ये सिर्फ पैसों का नहीं, पावर का गेम था। जिसके पास करेंसी का कंट्रोल, उनके पास देश की इकोनॉमी का कंट्रोल। आज हम रोज नोट यूज करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में सिर्फ सिक्के यूज करते थे। 18th सेंचुरी के अंत और 19th सेंचुरी के शुरुआत में कुछ प्राइवेट बैंक ने अपने पेपर नोट इशू करना शुरू किया, लेकिन हर बैंक का नोट अलग अलग होता था, हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता था। लोग कंफ्यूज होते थे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, अब एक ही अथॉरिटी नोट इशू करेंगे। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लागू हुआ। इसके बाद पेपर करेंसी इशू करने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। ये इंडियन करेंसी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब पहली बार देश में एक ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पेपर करेंसी सिस्टम डेवलप होने लगा।
अब तक भारत की करेंसी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था, लेकिन करेंसी को मैनेज करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक नहीं था। इसी वजह से 1 अप्रैल 1935 को इंस्टीट्यूशन बनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। शुरुआत में आरबीआई एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, लेकिन 1949 में आजादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। आज आरबीआई का बड़ा काम है कि कितना पैसा इकोनॉमी में होना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना और इंडियन रुपीस की स्टेबिलिटी बनाए रखना। यानी अगर आरबीआई नहीं हो तो इकोनॉमी में या तो पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है या इतना कम कि बिजनेस और लोगों को दिक्कत होने लगे। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात थी कि आजादी के तुरंत बाद नए इंडिया नोट्स तैयार नहीं थे। इसीलिए कुछ समय तक ब्रिटिश इंडिया वाले नोट ही यूज होते रहे, बस उन पर कुछ ऑफिशियल चेंज किया गया। फिर धीरे धीरे भारत ने अपनी पहचान वाले नोट्स लॉन्च करने लगे। ब्रिटिश क्राउड की जगह अशोका स्टैम्प को नेशनल सिंबल बनाया गया। ये सिर्फ डिजाइन का चेंज नहीं था, बल्कि ये एक मैसेज था कि सारी दुनिया को कि भारत अब अपनी पहचान के साथ खड़ा है। आज हम सब जानते हैं कि 1 रुपया मतलब 100 पैसा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये सिस्टम हमेशा ऐसा नहीं था। 1957 से पहले 1 रुपीस यानी 16 आना, 1 आना यानी 4 पैसा और 1 पैसा यानी 3 पाई। तो दोस्तों सोचो, एक सिंपल सा हिसाब निकालने के लिए भी कितना ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता होगा उस टाइम। लेकिन 1957 के बाद 100 पैसा को 1 रुपीस माना गया, जिससे कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा आसान होने लगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें नोट की, तो नोट पर एक फोटो रहता है जो कि है श्री महात्मा गांधी का। तो दोस्तों आप ये नोट देख रहे हो, इस नोट पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ है। अब ये फोटो ऐसा क्यों लगा गया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 1996 में इंडियन करेंसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। आरबीआई ने लॉन्च किया महात्मा गांधी सीरीज। पहली बार महात्मा गांधी जी की फोटो को ऑलमोस्ट सभी नोट पर स्टैंडर्ड डिजाइन के रूप में यूज किया गया। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि गांधी जी सिर्फ हमारे लीडर नहीं बल्कि हमारी देश की पहचान है। इसके बाद नए नए नोट के डिनोमिनेशन किए गए। 10 रुपीज के, 20 रुपीज के, 50 रुपीज के, 100 रुपीज के, 500 रुपीज के, 1000 रुपीज के। हर नोट के पीछे भारत की किसी न किसी टेक्नोलॉजी या कल्चर को दिखाया गया। अब एक सवाल आता है कि क्या आरबीआई अपने ऑफिस में पैसा छापता है? इसका जवाब है नहीं। इंडियन करेंसी स्पेशली डिजाइनेड सिक्योरिटी पेपर पर प्रिंट होती है। प्रिंटिंग के लिए हाई सिक्योरिटी प्रेसिंग का यूज किया जाता है। हर नोट में कई सिक्योरिटी फीचर होते हैं। वाटरमार्क, सिक्योरिटी ट्रेड, लेटिन इमेज, माइक्रो लेटरिंग, सी थॉट रजिस्टर, इंटाग्लियो प्रिंटिंग, कलर शिफ्टिंग इंक। ये सब इसलिए होता है ताकि नकली नोट ना बने। एक असली नोट बनाने में कई सारे टेक्नोलॉजी और कई सारे क्वालिटी चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हो कि हमारे जो रुपया का जो सिंबल है वो कैसे आया, उसकी क्या कहानी थी? तो वो भी चलो मैं आपको बताता हूँ। आज हम हर जगह कुछ इस तरह का सिंबल देखते हैं, लेकिन एक वक्त था जब हमारे देश के पास अपना रुपीस का कोई सिंबल नहीं था। हमने यूज करते थे RS। जैसे कि अमेरिका के पास कुछ इस तरह का सिंबल था, ब्रिटिश के पास कुछ इस तरह का सिंबल था, यूरोप के पास कुछ इस तरह का सिंबल था। वैसे ही हमारा देश इंडिया भी अपनी करेंसी का एक अलग पहचान बनाना चाहता था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009 में एक नेशन वाइड डिजाइन कंपटीशन अनाउंस किया। देश भर से हजारों डिजाइन आए, लेकिन उनमें से एक डिजाइन सबसे अलग था। ये डिजाइन बनाया था डी उदय कुमार ने। उनका डिजाइन ऑफिशियली 15 जुलाई 2010 को अडॉप्ट किया गया और हमारी करेंसी का जो ये सिंबल है वो बहुत सोच समझकर यूज किया गया है। इसी तरह इंडिया को दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की तरह अपना यूनिक करेंसी सिंबल मिल गया। लेकिन 8 नवंबर 2016 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का रुख बदल दिया। रात के लगभग 8 बजे पूरे देश को टीवी पर एक अनाउंसमेंट सुनने मिली। उस अनाउंसमेंट ने करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके बोलते हैं कि 500,000 के जो नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा और इसी फैसले को कहा गया डीमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट के मुताबिक इसके कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव थे। ब्लैक मनी पर एक्शन, फेक करेंसी को रोकना, टेररिस्ट फंडिंग को मुश्किल बनाना। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी और बिजनेसेस को कैश की कमी का सामना करना पड़ा। आज भी ये जो फैसला था गवर्नमेंट का, वो कई लोग इसे गलत मानते हैं। इसका कारण था कि जब नोटबंदी हुई तो कई सारे लोग बैंक के बाहर खड़े रहे लाइन में,
जिसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। डिमोनेटाइजेशन के बाद नए नोट आए। सबसे पहले आया 2000 का नया नोट, उसके बाद कई सारे डिजाइन के नोट आए। 500, 200, 100, 50, 20, 10 लॉन्च किए गए। हर नोट का साइज और हर नोट का कलर अलग अलग था। आज से 10 साल पहले अगर आप ये किसी से कहते कि एक दिन ऐसा आएगा जब चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक भी सिर्फ मोबाइल स्कैन करके पैसे लेंगे, तो शायद तुम हंसते। लेकिन आज ऐसा ही है। हर दुकान पर स्कैनर लगाए। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कई सारे ऐप है जहाँ आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ स्कैन करना रहता है, पिन डालना रहता है और कुछ ही सेकंड में आपका पेमेंट सक्सेसफुल। आज हमारे देश इंडिया में हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। इसी वजह से हमारे देश इंडिया को दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में से एक माना जाता है। तो दोस्तों सोचो, जब एक वक्त था जब लोग गेहूं के बदले दूध लेते थे, फिर आया चांदी के सिक्के, उसके बाद शेरशाह सूरी के स्टैंडर्ड रुपीस दिया, मुगलों ने उसे अपनाया, ब्रिटिश ने करेंसी सिस्टम को सेंट्रलाइज किया, आजादी के बाद भारत ने अपनी पहचान के साथ नए नोट बनाए, आरबीआई ने इकोनॉमी को संभाला, 2010 में हमें अपना सिंबल मिला, 2016 के बाद डिजिटल पेमेंट ने नया दौर शुरू किया और आज बस एक क्यूआर को स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट डन हो जाता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सफर नहीं बल्कि हमारे देश भारत का तरक्की का सफर है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप कोई भी नोट देखो तो या फिर कोई नोट को पकड़ो तो सिर्फ उसकी वैल्यू मत देखना, उसके पीछे छुपाई हुई हजारों साल की हिस्ट्री, शेरशाह सूरी का विजन, ब्रिटिश का दौर, आजादी की कहानी, आरबीआई की जिम्मेदारी और डिजिटल इंडिया का फ्यूचर भी याद रखना। क्योंकि इंडियन रुपीज सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि हमारे देश भारत की पहचान है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।